जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मैमुना हुसैन कॉलमिस्ट। आज जो कि आपको टॉपिक भी बताया था कि हम लाइव जो है इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि 100 डेज़ जो हैं उसके मंसूबे वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने वो कितने पूरे किए हैं, कितने फ़ीसद पूरे हुए हैं और आगे मज़ीद जो है उसमें कितनी मज़ीद पेशरफ्त है, कितने कामयाब हुए हैं और हमारी आवाम की क्या राय है, इस हवाले से यहाँ पे बात करूँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत करें और इस प्रोग्राम को, मेरे पेज को यहाँ से रीशेयर भी करें और बहुत से लोग मज़ीद ऐड हों ताकि यहाँ पे वो 100 डेज़ के ऊपर डिस्कस कर सकें और सवालात कर सकें और हम लोग उनके ऊपर डिस्कस कर सकें ताकि अवामी राय भी पता चल सके कि अवामी राय क्या है। जी ऐसा है कि अब मैं 1 बाय 1 शुरू करूंगी कि इसमें पहले आगाज़ जो हुआ है, फिर निगहबान रमज़ान पैकेज, नंबर 2 मरियम की दस्तक प्रोग्राम, नंबर 3 नवाज शरीफ की IT सिटी प्रोग्राम, नंबर 4 किसान पैकेज और किसान कार्ड, नंबर 5 अपना घर अपनी छत प्रोग्राम, नंबर 6 चीफ मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, नंबर 7 तलबा के लिए इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम और नंबर 8 फ्री वाईफाई एंड नंबर 9 पंजाब पिंक गेम्स का आगाज़। और ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इनमें से कुछ मुकम्मल हो गए और कुछ जो हैं वो तकमील को नहीं पहुंचे, ये मंसूबे कुछ अधूरे रह गए। अब उसमें मैं थोड़ी सी रोशनी डालती चलूं कि कुछ अहम पॉइंट्स जो हैं उसके हवाले से वो इस तरह से है कि जैसा कि आपको पता है, हमने 2 दिन पहले भी हेल्थ के ऊपर भी डिस्कस किया था। हेल्थ के हवाले से जो अभी भी बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं, जी मिस्टर उमर, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है। आप काइंडली हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, बहुत शुक्रिया। इसमें आप ऐसा करें, हमारे प्रोग्राम को सुनते हुए सवालात ज़रूर करें। मेरी कोशिश है कि आवाम की राय जो है वो ज़रूर पता चलनी चाहिए कि हमारी आवाम जो है वो कितने फ़ीसद मुतमईन है हमारी इस गवर्नमेंट से और उनके कितने मसाइल हल हुए हैं, कितने फ़ीसद मज़ीद प्रॉब्लम्स हैं। अब इस तरह से है कि मरियम दस्तक प्रोग्राम जो है उसमें 70,000 से ज़ायद नौकरियां दी जानी हैं जिससे नौजवान बाइज्जत तरीके से रोज़ाना कमा सकेंगे। अब उसमें कुछ शराइत थी कि नौजवान की उम्र जो है वो कम अज़ कम 18 साल होगी और इंटरमीडिएट उनकी एजुकेशन होगी और मोबाइल फ़ोन होगा और ज़ाती मोटरसाइकिल होगा लाइसेंस के साथ। और जो लोग मेरिट पे आएंगे उनको उन नुमाइंदगान को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये उनके प्रोग्राम में शामिल था और ये तमाम चीज़ें शामिल की गई थी। अब मज़ीद अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एक स्कीम जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना, पहले मैं वो पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ। एक जो स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया था प्रोग्राम, अपना ये वाला तलबा के लिए इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम का जो है वो आगाज़ तो किया, मगर उसमें जो एक्चुअल चीज़ है वो एक्चुअल चीज़ ये थी जो कि हमारी आवाम के, मैं समझती हूँ कि पता चलनी चाहिए। वो एक यूनाइटेड कंपनी के साथ मिल के ये स्कीम शुरू की गई थी और जो कि ये फ्री नहीं दी जा रही थी इलेक्ट्रिक बाइक्स स्टूडेंट्स को, ये सिर्फ और सिर्फ अक़सात पे दी जा रही थी, आसान अक़सात पे स्टूडेंट्स को ये इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो दी जा रही थी। अब बात ये है कि अब ये कितने फ़ीसद गई हैं ये कुछ समझ नहीं आया। अभी तक मुझे नहीं दिखाई दिया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उन तक जो है ये चीज़ें पहुंची हों
क्योंकि इस कंपनी ने भी इनकार कर दिया बाद में कि हम नहीं दे रहे। अब जो हम दस्तक प्रोग्राम की मैंने आपके ऊपर डिटेल रखी है, इसमें 70,000 से ज़ायद नौकरियां दी जानी है। अब कितने फीसद इसमें नौकरियां दी जाएंगी ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता कबल अज़ वक्त, क्योंकि ये मुख्तलिफ शहरों में इन्होंने स्टार्ट और आगाज़ करना था और इन्होंने कहा कि हम डिजिटल तरीके से लोगों की यहाँ पे एंट्री करेंगे और फिर जो मेरिट पे आएंगे उन नौजवान को फिर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा और फिर उनको मुलाजमतें दी जाएंगी। ये मुख्तलिफ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाएंगे और इनको घर बैठे नौकरियां फराहम होंगी और आसानियां की जाएंगी। मगर कितने फीसद और कितने नौजवानों को मिलती हैं ये अभी तक कोई राय नज़र नहीं आई है कि इस मंसूबे के ऊपर कितने फीसद काम हो गया है और आवाम की क्या राय है इस मुतालिक मैं पूछना चाहूँगी। आप सब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और काइंडली आप अपने मैसेजेस ज़रूर बताइएगा। जी मोहम्मद असगर भट्टी साहब वालेकुम सलाम। आपने मुझसे पूछा है कि आईपीपीज के बारे में बताएं। आईपीपीज का मैंने बताया था कि ये 1994 में इसका प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ था आईपीपीज का, जब पीपीपी की गवर्नमेंट थी। और उस वक़्त जो हमारे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट ये तीन ममालिक में आईपीपीज का प्रोजेक्ट यकमुश्त शुरू होने वाला था, जिसमें शामिल थे बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान। अब यहाँ पे हमारे पीपल्स पार्टी की जो है वो वज़ीर थी और जो इंचार्ज थे वज़ीर बिजली और पानी के वो मुस्तफ़ा खर थे। अब इस तरह से था कि जब ये प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया, मैंने इसके ऊपर डिटेल 3 दिन पहले भी प्रोग्राम किया। चूँकि आपने सवाल किए इसलिए मैं इसका जवाब दे रही हूँ कि ये जब उस वक़्त शुरू हुआ था कि इन्होंने बिल्कुल भी किसी भी माहिदे के ऊपर साइन करने से पहले ये नहीं सोचा कि हम ये माहिदा आज कर रहे हैं तो इस माहिदे के दूरस्थ नताइज क्या होंगे और आवाम के ऊपर क्या असरात होंगे। जब ये माहिदा शुरू किया आईपीपीज का तो इन्होंने ये जो वफद आया था आईपीपीज का, एक ने सवाल किया वफद के सरबराह से कि आप 2 मुल्कों में गए हैं और पाकिस्तान में क्या चेंज नज़र आया आपको, कि बांग्लादेश भी गए और इंडिया में भी गए। उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया जो उनके वफद के रहनुमा थे। उन्होंने कहा जी हम बांग्लादेश गए तो वहाँ पे हमारा 8 दिन का स्टे 10 दिन पे चला गया। हम इंडिया गए, वहाँ पे हमारा 8 दिन का स्टे था, वहाँ 12-14 दिन के ऊपर मुहीत हो गया। और पाकिस्तान पे हम जहन बना के आए थे कि 15 से 20 दिन हमें लग जाएंगे कि ये एक तरक्की पजीर मुल्क है और बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करेंगे। इंडिया ने कहा कि उन्होंने बार्गेनिंग बहुत की और उन्होंने कहा जी हम अगर आप नहीं दे रहे हैं तो हम किसी और से ले लेंगे। तो बहुत बार्गेनिंग चली। बांग्लादेश में भी यही थे कि आप अगर एग्री नहीं करते हैं तो फिर हम किसी और से ले लेते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में कुछ डिफरेंट उनको नज़र आया, उन्होंने पाकिस्तान को उसी तनाज़र में लिया। मगर पाकिस्तान में हुआ कुछ यूँ, जब वफद आया तो उन्होंने कहा जी आप रेस्ट करें। फिर उसके बाद एक शानदार अशाया दिया गया। फिर उसके बाद उनको कहा गया जनाब आइए बैठिए और बातचीत का आगाज़ किया। और बातचीत के आगाज़ में ही मुस्तफ़ा खर साहब ने कहा जी अब हमें ये बताएं कि हमें कितने फीसद कमीशन देंगे आप। पहला सवाल ही उनका ये था, उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप हमें पर यूनिट क्या देंगे। और उस वक़्त जब ये इस शर्त के ऊपर डेफिनेट उनकी बाँछें खिल गई और उन्होंने अपने हिसाब से रेट लगाया और वो फटाफट अपना काम करके 1-1.5 दिन के अंदर ही वो वापस चले गए। कहाँ वो जेन 15 दिन का 16 दिन का बना के आए थे कि पाकिस्तान में डेज ज़्यादा लगेंगे। तो ये हमारी कहानी है आईपीपीज की और ये मामलात हैं। फिर उस वक़्त नून लीग जो है वो अपोजिशन में थी। नून लीग ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे आवाज़ उठाई। नवाज शरीफ ने बहुत ज़्यादा इसकी मुखालफत की कि आईपीपीज का ये प्रोजेक्ट जो है ये मुल्क को लूटने के लिए बनाया गया, अवाम के लिए मुश्किलात के लिए बनाया गया। लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली नवाज शरीफ ने 75 मजीद कंपनियां जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी थी
यानी ये सूरत हाल है और ये IPPS की कहानी है मुकम्मल। अब आगे जो है ना, अगला अपने टॉपिक की तरफ आना चाहूँगी कि जो टॉपिक था हमारा, कि इसके बाद ये मैंने आपको बता दिए 2 अहम पॉइंट्स, और उसके बाद नवाज शरीफ ITCT, ये इसके ऊपर जो 19 मई 2024 को इसका इफ्तिताह भी कर दिया गया है। तो अब ये है कि इसके ऊपर इंटरनेशनल 10 कंपनियां जो हैं वो ऑफिस बनाने के लिए भी आ रही हैं। ये दावा है PMLN का। अभी कोई ऐसी खबर नज़र तो नहीं आ रही और ना ही अभी तक मालूम हो सका है कि कोई आया है कि नहीं। अब आपकी क्या राय है वो आप अपनी राय से भी आगाह करिएगा। ये सिटी जो है 853 एकड़ पर मुश्तमिल है। यहाँ 10 साल के लिए टैक्स की छूट होगी। फिर आलमी IT मार्केट का मुकाबला करने के लिए मैं कहती हूँ कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, शुरू होना भी चाहिए। इंडिया में बहुत ज़्यादा IT के ऊपर काम किया गया। अब इसके एक मस्बत फैक्टर्स भी होंगे डेफिनेट, और कारोबारी शोबों को जदीद टेक्नोलॉजी से हमआहंग भी करवाया जाएगा। जो मैनुअल काम किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा जदीद और डिजिटल होंगे, और मुल्क में टेक्नोलॉजी जोन जो है कायम करना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा अहम है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो उसके ऊपर रहते हुए अगर हम बात करें तो, अगर मिसाल के तौर पे अब गवर्नमेंट नून लीग की है, अगर इनकी गवर्नमेंट बदलती है तो नवाज शरीफ ITCT जो इन्होंने नाम दिया है, तो इस नाम पे फिर कल को लोग मुखालफत करेंगे। कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो पर्सनल नाम के साथ मुंसलिक करके, मेरी जो ज़ाती राय है वो नहीं शुरू होना चाहिए, चूँकि पार्टीबाजी और फिर बाद में वो प्रोजेक्ट जो है वो नाकाम हो जाता है। अगर यही प्रोजेक्ट सिंपल नेम से होता तो ज़्यादा बेहतर था कि आगे इन फ्यूचर ये प्रोजेक्ट चलता जाता, आवाम को सहूलियात मैसर होती। नाम जिसने एक दिया जलाया है उसका नाम तो चलता ही जाना है, उसमें कमी नहीं आनी है। जी MD एरो का क्वेश्चन है, क्या बिजली पाकिस्तानी अवाम को सस्ती मिल सकती है? और नीचे हिना तालिब का भी है बिजली के बिल। हाजी सैफ जलंधरी, शेख सैफ जलंधरी, बिजली बिल्स बारे में बताएं। ये बिजली बिल के बारे में भी मैंने डिटेल बताया था। मैं अभी फिर मज़ीद इसके ऊपर रोशनी डाल दूंगी कि हुकूमत ने बिजली की कीमत में मज़ीद ₹1.47 फी यूनिट इजाफा कर दिया है, जो आवाम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ये मैंने आपको 3 से 4 रोज़ पहले न्यूज़ दी थी कि आप जहनी तौर पे तैयार हो जाए कि मज़ीद जो है ये आपको झटका लगने वाला है। चूँकि IMF का वफद आना था और उस वफद के बाद उनका ये तकाजा था कि जुलाई के फर्स्ट वीक जो है आप इसके रेट्स में इजाफा करेंगे, और इसके बाद अब जो बिल की रेशो इस माह आई है इससे डबल होके वो रेशो आएगी। अब एक चीज़ और कह दी गई है कि 6 माह, यानी आपके अगर 200 यूनिट चलते हैं 6 माह तक, तो 6 माह के बीच अगर मिसाल के तौर पे आप 4 माह उसमें बैलेंस रखते हैं, 5वें माह अगर आपका 200 यूनिट से इंक्रीज कर जाता है एक भी यूनिट, तो आपका वो बिल लग के आएगा। और जो पिछले 4 माह का बिल होगा उसमें भी 20 रुपये 22 रुपये पर यूनिट इंक्लूड होके आएगा। यानी ये एक नई सजा तजवीज़ की गई है। अब ये सजाएं तो तजवीज़ कर दी हैं। अब मज़े की बात कि ये जो जितने भी एग्जेक्टिव ओहदे हैं उनको जो ये फ्री बिजली दे रहे हैं, उनकी बिजली बंद होनी चाहिए जो फ्री यूनिट दिए जा रहे हैं। सारा बोझ इस वक्त आवाम के ऊपर है। मैं कहती हूँ कि हमारी आवाम को भी प्रोटेस्ट करना चाहिए ताकि हमारी गवर्नमेंट को पता चले कि हम लोग अपनी पॉलिसी के ऊपर रिव्यू करें। हमारी पॉलिसीज बेहतर नहीं है। जो स्लैब बनाई जा रही हैं आवाम के लिए
एक एलीट के लिए या इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वो स्लैब इनकी दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से सारा बोझ सार्फिन के ऊपर भी आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम्स में इजाफा हो रहा है। और दूसरा, बिजली चोरी जो हो रही है उसकी वजह से भी बिजली की कीमत जो है वो 85 रुपये फी यूनिट तक पहुंच सकती है, जो आम आदमी की पहुंच से दूर है। यानी वो लोग, जो मैंने अभी आईपीपीस के ऊपर भी डिटेल बताई है कि आपकी अगर डिमांड जो है, मिसाल के तौर पे 1500 मेगावाट वो बना रहे हैं ना, तो आपकी डिमांड जो है वो 700 मेगावाट है ना, तो आप 700 मेगावाट डॉलर्स में परचेज कर रहे होते हैं। और फिर जो आगे बाकी के यूनिट रह जाती हैं, वो आपकी अगर डिमांड नहीं है तो उन्होंने आपसे पैसे 1500 मेगावाट के ही लेने हैं। ये जो इतने टैक्सेस हम पे करते हैं ना, ये सारे उसी वजह से होते हैं, जो एक्स्ट्रा टैक्स, मजीद टैक्स और लटरम पटरम जितने भी 13 किस्म के टैक्सेस जो डाले जाते हैं, तो ये टैक्सेस जो हैं इसी वजह से आप के ऊपर जो है ओवरलोड है और बर्डन है। अब अगला जो पॉइंट है वो किसान कार्ड का है कि जिसमें 300 अरब रुपए का किसान पैकेज जो है वो दे रही हैं, जो बिला सूद कर्जा और 80% जो है छोटे रकबे किसान जिनको सहूलियात देनी है वो दी जा रही हैं। इसमें ग्रांट और इमदाद जो है हुकूमत इस तरह से दे रही है कि उसमें नादरा जो है उसका डाटा बेस पे नादरा के ये तमाम चीज़ें एक स्लैब बनाई जा रही है। और देख रहे हैं कि जो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो किसान बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, काश्त नहीं बेहतर तरीके से कर सकते, तो उनको बेहतर तरीके से अकोमोडेट किया जाए और फैसिलिटेट किया जाए, उनको सब्सिडाइज किया जाए। अब इसमें कितने फीसद इजाफा करती हैं, कितनी जल्दी ये काम होता है, ये गवर्नमेंट का अभी तक इन्होंने अनाउंस तो कर दिया है ये बजट के बाद, लेकिन अभी तक जो है इस पे मुकम्मल होता अभी दिखाई नहीं दे रहा। जी, मोहम्मद असगर भट्टी साहब ने ये सवाल किया कि आने वाले दिनों में महंगाई क्या कम होगी या ज़्यादा होगी, इस बारे में बताएं। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूं कि हालिया जो अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो इन्फ्लेशन रेट है वो 0.2% है, लेकिन ये मज़ीद जो अगर इसी तरह जो हाउसिंग अखराजात हैं वो 33% हैं, मिसाल कपड़ों के, जूतों के 18%, एजुकेशन के 16%, सेहत और 194% का इसमें इजाफा हुआ है। ये अगर हम हालिया की बात करें। और मजीद अगर पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के बिलों में, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मजीद यूनिट्स में इजाफा हो रहा है, अगर इनमें इजाफा हो जाता है तो फिर मजीद जो महंगाई है, इन्फ्लेशन रेट है, इससे मजीद इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज नहीं होगा। वो बहुत ज़्यादा एक तकलीफ दे अमल है। मैं समझती हूँ कि एक आम आदमी का पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कि मिसाल के तौर पे अगर एक कमाने वाला है, 8 अफराद खाने वाले हैं, तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर तमाम के तमाम अफराद काम करने वाले हैं तो फिर ज़िंदगी आसान हो सकती है। ये इन्फ्लेशन रेट में इजाफा होना है क्योंकि पॉलिसीज़ हमारी जो बन रही हैं और बार बार जो कीमतों का तयन उसमें एतदाल नहीं है और वो तयन बेहतर नहीं किया जा रहा। और डे बाय डे एक चीज़ जो बार बार कही जा रही है कि IMF के साथ मिलके हमने बजट बनाया, लेकिन जब ये ऑपोजिशन में थे और PTI की गवर्नमेंट थी तब ये लोग चीख चीख के कह रहे थे कि ये मुल्क को बेच दिया, आम गरीब आवाम को रोल दिया और इस किस्म के ये मुकालमात करते थे। मगर अब जो सिचुएशन इतनी टफ कर दी है कि गरीब आदमी के तो सिर्फ सांस के ऊपर इन्होंने ये टैक्स नहीं लगाया, बाकी तो हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा दिया है। अब ये अगला प्रोजेक्ट जो है शुरू किया, जो मंसूबा है अपना घर अपनी छत, इसके ऊपर मैं बात करती हूँ। मैं साथ साथ चूंकि आपके सवालात के जवाबात भी दे रही हूँ तो बीच में रुकना पड़ रहा है। मोहम्मद असगर भट्टी साहब ने कहा है
अगर वापडा को प्राइवेट कर दिया जाए तो सारा मामला ही हल हो जाएगा, मुफ्तखोरों का भी वाट लग जाएगी। देखिए, वापडा को निजी करने के लिए या प्राइवेटाइज करने से रेट में कमी का ताल्लुक नहीं है। इससे बिजली की कीमतों को कम करने के बजाय इसमें कुछ ऐसे इकदामात की ज़रूरत है जिससे बिजली के रेट्स जो हैं वो कम होंगे। वो इस तरह से होंगे कि काबिल तजदीद तवानाई ज़राए को फ़रोग देना। मिसाल, हमारे यहाँ पे जो डैम्स की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, पन बिजली की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, ये कुछ ऐसे मामलात हैं। और दूसरा, सोलर सिस्टम के ऊपर आ जाए, अगर हुकूमती सतह पे जो है वो गरीब आवाम को फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया जाए, तब भी बहुत हद तक इस चीज़ को काबू में लाया जा सकता है और रेट्स जो हैं वो कम हो सकते हैं। हम तो पहले ही आईपीपीएस कंपनीज के बीच फंसे हुए हैं और बिजली चोरी को रोकना जो है ये बेइंतहा ज़रूरी है। और ये इस वजह से हमारे साथ ये मसला हो रहा है। और सबसे अहम मौजू जो कि अभी मैंने डिटेल बताया है और आईपीपीएस के साथ जो मुआहदे किए गए हैं, ये हम उनकी सज़ाएं भुगत रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बिजली के रेट्स जो हैं वो नीचे डिक्रीज नहीं हो रहे। ये तब तक पॉसिबिलिटी नहीं है जब तक यहाँ पे मज़ीद डैम नहीं बनाए जाएंगे, जब तक हुकूमती सतह पे इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा। ये चूँकि 4 दिन पहले मैंने बहुत डिटेल इसके ऊपर रोशनी डाली थी, अभी मेरे ख्याल में मैं काफ़ी हद तक पॉइंट्स को क्लियर कर गई हूँ। और हम अगले पॉइंट की तरफ आएँ, अगर कोई सवाल यहाँ पे नहीं है। जी, अपना घर अपनी छत, ये भी एक मंसूबा है 100 डेज में जो कि पूरे करने थे, ये उनके ऊपर बात हो रही है। 1 लाख घर बनाए जाएंगे। 5 शहरों में इस प्रोग्राम के लिए 519 कनाल अराजी की निशानदेही की गई और आसान किस्तों में घर दिए जाएंगे। अब ये प्रोजेक्ट जो है कितना कामयाब होता है, कितना करप्शन की नज़र होता है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट में भी ये मंसूबा शुरू हुआ था, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को इससे कोई फ़ायदा खातरख्वाह नहीं हुआ था। अब इस गवर्नमेंट में कितना होता है ये अभी कबल अज़ वक्त कहना मुनासिब ना होगा कि अब इनकी शिकें अगर फ्लेक्सिबल हुई कि आम आदमी वहाँ पे जाके अपने क्वाइट दर्ज करवा के ये अपने हाउसिंग स्कीम के ऊपर फैसिलिटेट हो सके तो मुनासिब होगा। अगर क्वाइफ की शराइत डिफरेंट हुई, मुश्किल हुई, तो फिर आम आवाम जो है उनके लिए ये सहूलत लेना बहुत मुश्किल और टफ हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत कंसीडर करती हैं। हुकूमती सतह पे ये सोचना चाहिए कि जो भी प्रोजेक्ट आवाम की आसानी के लिए बनाया जाता है उसको आसानी से जो है आवाम उससे फैसिलिटेट हो सके। जी, हिना तालब, क्या सोलर पैनल सस्ता हो जाएगा? हिना तालब ने क्वेश्चन किया है, क्या सोलर पैनल सस्ता हो जाएगा? अब सोलर पैनल की कीमतों की रुझान की तरफ अगर हम बात करें तो सोलर पैनल मज़ीद सस्ते हो सकते थे। पिछले दिनों ये खबर भी थी कि मज़ीद सस्ते हो जाएंगे मार्केट में। अब इसकी कुछ वजूहात हैं, वो थोड़ा सा मैं अगर बताती चलूँ कि दुनिया भर में सोलर पैनल की कीमतें कम हो रही हैं। यूरोप में तो ये इतने सस्ते हो गए हैं कि इन्हें बागात में, बाहर सड़कों पे, बाज़ारों में, मुख्तलिफ जगहों पे नस्ब कर दिया गया है। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी में बेहतरी, सोलर टेक्नोलॉजी में मुसलसल तरक्की से पैदावारी लागत जो है वो कम हो रही है। लेकिन हुकूमती पॉलिसियाँ ऐसी हैं कि अगर हुकूमत सोलर तवानाई को फ़रोग दे दे
और मुराद और सब्सिडी जो है उसके ऊपर तवज्जो देने की बजाय इस तरफ तवज्जो दे दे तो कीमतें मज़ीद जो हैं वो कम हो सकती हैं। अगर ये ज़ातियात से निकले मुल्कों कौम का सोचे तो मेरे ख्याल में ये आसानी हो सकती है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में सोलर पैनल जो है एकदम से जब रुझान हुआ और ये खबर निकली कि सोलर पैनल के रेट्स नीचे आ जाएंगे, मगर हुआ कुछ यूं जैसे ही लोगों की डिमांड बढ़ी और डिमांड जो है वो देखते हुए हमारे सियासतदानों ने उनके ऊपर जैसे ही ये टैक्सेस का बोझ डालने की कोशिश की कि सोलर पैनल वाले भी हैं वो टैक्स देंगे, तो फिर उसके ऊपर जो है बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो गए। लोगों की सोच ये हो गई कि हम अपने पैसे से अगर सोलर पैनल ला के नस्ब करते हैं तो वो भी अगर हम सहूलत नहीं ले सकते हैं तो फिर इसका क्या फ़ायदा, फिर हम वही महंगे दामों जो है बिजली खरीद लेंगे। एकदम से जैसे डिमांड कम हुई है, एक वो उसका कुछ एतदाल नहीं रहा। जो एक खबर फैली थी कि सोलर पैनल जो है वो सस्ते हो जाएंगे, हिना तालब ने ये बात कही है कि हमारे सियासतदान अवाम की क्यों नहीं सोचते। तो अवाम की वो सोचते हैं, वो ऐसा है कि वो अपने मफादात और सियासी मफादात से बाहर निकले तो मुल्क कौम का सोचें। अशराफिया के जो मफादात हैं, मिसाल IPPs के मुआहदे और बिजली की कीमतों में इजाफे की जो मैंने अभी एग्जाम्पल्स दी हैं आपको, ये वो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें सारा बोझ अवाम के कंधों पे आ रहा है। अगर ये हमारे पॉलिटिशियन समझ जाएं कि हम अरब खरबपति हो गए हैं मगर हमारी आवाम वही हैंड टू माउथ सिचुएशन पे है, वो डेली उन्होंने कमाना है और डेली खाना है, उनके ऊपर ना तो सहूलियात है ना कोई उनके सरकारी खाबे हैं। तो अगर ये मुराद से निकलते हैं तो ही सोचेंगे। और दूसरी बात, पॉलिसी में अदम तसलसल जो है उसकी वजह से कोई भी चीज़ जो है वो आवाम को इस वक्त सहूलत फराहम नहीं कर रही। डैमों की तमीर में तखीर और तवानाई के मंसूबों में नाकामी की वजह से जो सस्ती बिजली फराहम की जा सकती है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो रही और किसी भी दौर में इस तरफ इस जानिब तवज्जो ही नहीं दी जा रही। अरबों रुपए के प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं मगर वो प्रोजेक्ट सारे के सारे एक गवर्नमेंट के ख़त्म होने के बाद वो एक खाई में गिर जाते हैं और ऊपर से दूसरी गवर्नमेंट जब आती है तो वो मट्टी डाल देती है। तो सारे पैसे जो अरबों रुपया है वो समझ ले कि दफन हो जाता है और आवाम बेचारी रोती चिल्लाती रह जाती है। इसी तरह माशी बहरान जो है, मिसाल के तौर पे महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और उसमें अदम इस्तेकाम की वजह से आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही है। और ये वो मसाइल हैं जिसके ऊपर मैं समझती हूँ कि फौरी तौर पे हुकूमती सतह पे एक्शन लेना चाहिए। हमारी हुकूमत बहुत आसानियाँ फ्राहम कर सकती है, मज़ीद आसानियाँ हो सकती हैं, महंगाई नीचे आ सकती है। कुछ थोड़ी सी पॉलिसियों को रिव्यू अगर कर लें, बिजली चोरी और चोरी के जो मसाइल हैं उनके ऊपर भी तवज्जो नहीं दी जा रही। वो उसमें बहुत सारे अमले के लोगों के साथ ही साज़बाज़ करके मामलात निपटाए जा रहे होते हैं। इसी वजह से आज तक इस मामले को हल नहीं किया जा सका। MD एरो ने ये कहा है कि सियासतदानों के साथ अवाम भी चोर है, जैसी अवाम है वैसे हुक्मरान है। तो मैं समझती हूँ कि कुरान पाक में फरमाया गया है जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। कुरान पाक की बात जो है वो सच साबित हो रही है। और इस वक्त जो सिचुएशन है कि अगर आप में एहसास नहीं है और आप दूसरों का नहीं सोचते हैं तो मैं समझती हूँ कि ये उसी तरह की बेहिसी जो है हमारे सियासतदानों में पाई जा रही है। मैं आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ इसको रीशेयर करें। और एक चीज़ बताती चलूँ कि बहुत सारे लोगों में ये सोच डेवलप हो चुकी है कि मैंने आपको 12 दफ़ा कहा कि चैनल को जो है वो भी सब्सक्राइब किया करें ताकि जो प्रोग्राम हम मुख्तलिफ एनालिस्ट के साथ करते हैं वो भी आपकी नज़रों और वहाँ पे भी अगर आपके कमेंट आते हैं तो हमें बहुत आसानी होती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे यहाँ पे तो मैं आती हूँ, वहाँ बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं
टॉक शोज करते हैं। तो बात ये है कि हमारी कौम की सोच ये डेवलप हो चुकी है कि शायद वहां से बहुत ज्यादा कोई इनकम का जरिया है, तो इनकम का जरिया कोई नहीं है। आपके लिए एक बंदा टाइम निकाल के इतने सारे प्रोग्राम्स लेके आता है, तो काइंडली आप वहां पे जरूर टाइम दें अपना, और अपनी राय से हमें आगाह करें, और वहां पे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब ये सवाल है, बंद हो गया। अबू बकर सदीक उस्मानी साहब ने भी कहा है कि गरीब आवाम को मुसलसल नोचा जा रहा है। ये बात जो इसी बात के ऊपर रहते हुए मैंने बात की है कि गरीब आवाम को मुसलसल नोचा जा रहा है, क्योंकि मुराद ख़त्म नहीं हो रही हैं, और हमारे जो हुक्मरान हैं वो किसी भी तरह देखिए तनख्वाह लें, और ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो बोझ डाला हुआ है, मिसाल 20,000 यूनिट जो हैं एक सदर को ताहयात दिए जाएंगे, और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और एग्जेक्टिव ओहदों वाले जिनको ताहयात मिलने हैं, कुछ वुज़रा जो हैं उनको भी। तो ये वो मुराद है जो कि लाइफ टाइम एक आवाम के ऊपर बोझ है, और जो टैक्सेस की मद में आवाम के ऊपर लादा जाता है। तो इन चीज़ों को भी ख़त्म होना चाहिए। अगर हिकमत अमली आवाम के लिए बनाई जाती है, तो मैं समझती हूँ कि फिर इन अशराफिया के लिए भी हिकमत अमली होनी चाहिए। हमारी स्लैब्स ठीक नहीं है। यहाँ पे हुक्मरान अक्सर जो है वो अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनके मफादात आम लोगों से मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे IPPs के मुआहदे जो अशराफिया को फ़ायदा मंद हैं और वो फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो आवाम को महंगी बिजली का जो है वो बोझ उठाना पड़ता है। आवाम बढ़ते हुए बिलों की महंगाई से परेशान है, और हुक्मरान जो है इन मसाइल को हल करने में अभी तक नाकाम हैं। देखिए, उन्होंने सोचना है, हमारी गरीब आवाम की सोच जो है वो कुछ डिफरेंट है। जो एग्जेक्टिव ओहदों के ऊपर और जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हुक्मरान हैं, जो वजीर हैं, मशीरान हैं, उनकी सोच कुछ मुख्तलिफ है। उन्होंने जो फैसले कर रहे हैं वो अपने उस सोच के हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से और अपने फ़ायदों को देखते हुए उन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना होता है जिसमें उनका अपना फ़ायदा हो। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको मैं समझती हूँ कि ख़त्म होना चाहिए। ये तकसीम ख़त्म होनी चाहिए। हमारी इस वक्त बदकिस्मती से 2% अशराफिया जो है वो हमारी 22-25 करोड़ आवाम के कंधों पे बैठ के जाती है। थोड़ा सा कसूर मैं समझती हूँ हमारी आवाम का भी है। अगर वो डिसीजंस बेहतर लें, अपना वोट का जो जब हमारे इलेक्शन आते हैं, हमारे वोट को सही कास्ट करना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल में एक तब्दीली आएगी। और दूसरा, अपने हक के लिए नहीं हमारी आवाम बोलती। अपने हक के लिए जब अब आवाम बोलना शुरू हो जाएगी और वो गलत को गलत और सही को सही कहना शुरू हो जाएगी। मिसाल, आपकी किसी भी पार्टी से अगर एफिलिएशन है, अगर वो डिसीजंस ठीक नहीं ले रही है, अगर आप बेंगा पाकिस्तानी जब आप सोचते हैं कि हमने इसी मुल्क में रहना है, यही बसना है, यही जीना है, हमारा यही मरना है, हमारी नस्लों ने यही रहना है, हमारे बच्चों ने यही रहना है, जब आप ये सोच के बात करेंगे तो फिर आपको अपने किसी भी पार्टी से ताल्लुक आप रखते हैं, अपने लीडर के किए हुए फैसले जो हैं, आप उसमें भी अगर कोई झोल है या फैसला दुरुस्त नहीं है जिससे आम आवाम जो है तकलीफ में आ सकती है, तो फिर आप उसके लिए हक पे खड़े होके आवाज़ उठा सकते हैं। मगर यहाँ पे मामला कुछ उलट है। हमारी आवाम जो है, मैं समझती हूँ कि इस तरह की सोच हो चुकी है कि कीमतें चाहे बढ़ जाए, लेकिन कीमतें बढ़ाने वाला बंदा जो है वो उनकी सोच का और उनके मुंतखब किए हुए और पसंदीदा शख्स होना चाहिए। कीमतें जितनी मर्जी चाहे बढ़ा लें, ये एक जो स्टेप है ना, ये निहायत ही बैड है। और ये कंसेप्ट जो है, इस वजह से
हमारे मुल्क में बेहतरी नहीं आ रही। इस कंसेप्ट को चेंज होना चाहिए। अब माशाल्लाह बहुत शऊर आ चुका है हमारी आवाम में, एजुकेटेड हैं, और तमाम माशाल्लाह आप यहाँ पे मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होते हैं और बहुत सारे ऐसे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं कि उनको हम लोग पॉलिसीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि उन पॉलिसीज़ को रहते हुए अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमें कोई भी अगर जमात आती है, अगर मुल्क के लिए या आवाम के लिए बेहतरी हमें दिखाई नहीं देती तो उसके लिए हमें हक के लिए खड़ा होना चाहिए कि ये दुरुस्त काम नहीं हो रहा, क्योंकि दूरस्त नताइज फिर बहुत नेगेटिव निकलते हैं अगर आज नहीं हम बोलेंगे। जी एमडी एरो का क्वेश्चन है कि क्या इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। जी थोड़ा सा इस पे वजाहत करूं, मैं बड़ा डिटेल कॉलम भी लिखा है और वो कल इंशाल्लाह ताला आपको पढ़ने को भी मिलेगा। राना सनाउल्लाह के मुताबिक अगर इमरान खान जेल से बाहर आ भी गया तो कोई ख़ास तूफान नहीं आएगा। ये बयान जाहिर करता है कि हुकूमत जो है इनकी रहाई के इम्कान को मुस्तरद कर रही है, और तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक ये बात मुतवक्के है कि इमरान खान जो हैं वो 3-4 माह में रहा हो जाएंगे, लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद उनकी रहाई मुमकिन नहीं हो सकी। ये प्रेडिक्शन की थी इनकी पार्टी के अंदर से ही। और फिर हालिया खबरों के मुताबिक इमरान खान ने जेल में जो नारवा सलूक हो रहा है, उन्होंने भूख हड़ताल की धमकी दी है, जो ये जाहिर करता है कि वो अभी भी जेल में है और इनकी फौरी रिहाई के इम्कानात कम हैं। तो बात यह है कि अब इस वक्त जो मजमूई तौर पे देखें तो उनकी रिहाई जो है फ़िलहाल गैर वाज़िया है, और कानूनी पेचीदगियों की वजह से और ये सियासी सूरत हाल पे मुनहसर है। अगर चूँकि दो बड़े अहम फैक्टर हैं कि इमरान खान ने जो जेल में रहे हैं पूरी सज़ा काटी है, ना बीमारी का बहाना किया, ना वो मुल्क छोड़ के गए। ये 2 अहम चीज़ें जो हैं, ये बड़ा एक गुड साइन रहा है कि अगर वो बाहर आ जाते हैं, चूँकि उनके फ़ैन फॉलोअर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो बढ़ गए हैं और वो उनका वोट बैंक भी वहीं स्टे है। पहले से ज़्यादा लोग उनको लाइक करना शुरू कर गए हैं, सिर्फ एक इस क्वालिटी की वजह से। ये एक मुस्बत चीज़ उनके लिए साबित हुई है, और ये चीज़ जो है ये PMLN को भी अंदाज़ा है कि अगर वो गवर्नमेंट में वो बाहर आ जाते हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट करना मुश्किल हो जाएगी। ये बड़ा अहम फैक्टर है। ये चीज़ मैं अपने पिछले प्रोग्राम में भी एक टॉक शो में भी कह चुकी हूँ। तो ये बड़े अहम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कुछ केस अगर बनते हैं, ख़त्म होते हैं, बरी होते हैं, तो नए केसेस तैयार हो जाते हैं। तो ये सिर्फ एक सियासी तौर पे एक दबाया जा रहा है एक जमात को, तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और इंटरनेशनली भी ये बात कही जा रही है और कहना शुरू कर दी, और मुख्तलिफ जरीदों में ये बात पब्लिश हो रही है, मुख्तलिफ आर्टिकल्स में, कि ये पाकिस्तान के लिए मैं समझती हूँ कि एक सियासी अदम इस्तेहकाम का बुंचाल आ रहा है। मज़ीद अगर इस तरीके से ये करते रहे, अगर ये मुफाहमत की तरफ ना आए, क्योंकि ये एक नेगेटिव फैक्टर जो है पूरी सियासत के ऊपर पड़ेगा। जी मोहम्मद असगर भट्टी साहब का ये सवाल है, PTI की इस्लामाबाद जलसे के हवाले से। अच्छा जी, ये मोहम्मद असगर भट्टी ने ये भी एक क्वेश्चन किया है, क्या ये हुकूमत डिलीवर कर पाएगी। देखिए, मैं आज आपसे भी कुछ राय पूछ रही हूँ कि आपके सामने मैंने तमाम मंसूबे भी रखे और उनके फैक्टर्स भी रखे।
आप लोग अवामी तौर पे ये बताइए कि यहाँ पे कितने फीसद आवाम को फ़ायदा हुआ है। ये परसेंटेज आपकी यहाँ मैसेज में बताना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर ये डिलीवर कर पा रही है कि नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि महंगाई में इजाफा जारी है, बदस्तूर जारी है जब से गवर्नमेंट इन्होंने संभाली है। और फिर बड़ी मज़े की बात कि ये प्रोजेक्ट ऐसे शुरू करते हैं जिससे महंगाई और बढ़ती जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और फिर ये कसूर जो है पिछली गवर्नमेंट को डाल देते हैं। ये हर दफ़ा इसी तरह का वतीरा होता है, जबकि पॉलिसीज़ जो है मौजूदा गवर्नमेंट की गलत होती हैं। अगर मौजूदा गवर्नमेंट चाहे तो वो बेहतरी बहुत सारे शोबों में ला सकती है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे जैसे कि गैर मुनसिफाना फैसले हो रहे हैं, जैसे कि बिजली की कीमतों में इजाफा, और फिर और बड़े मुआहदे इस किस्म के होते हैं, और ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो करप्शन की नज़र हो जाते हैं, और बहुत सारे जो हुकूमती सतह पे लोग होते हैं वो फ़ायदा ले जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फैक्टर डालती हैं। तो बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज़ की कमी, और हमारे यहाँ एक कमी और होती है कि हमारे जिस इदारे के साथ मुंसलिक कोई एक्सपर्ट बंदा है ना, उसको वहाँ पे पिक करके नहीं बिठाया जाता। मिसाल के तौर पे इकोनॉमिस्ट को नहीं बिठाया जाता। अगर कोई कॉलमिस्ट है जो कि पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी की बात करते हैं, उनको नहीं, वो चंद एक सहाफ़ियों को बिठा के तो वो गोल मेज कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, और बस उनको अपने हिसाब से बयानबाजियाँ करवा ली, बस इस किस्म के मामलात हो जाते हैं। जब तक गवर्नमेंट बिल्कुल शफाफ तरीके से तमाम डिपार्टमेंट को उनके एक्सपर्टीज जो है उनको पिक करके नहीं बिठाएगी, अकोमोडेट नहीं करेगी, बेस्ट अकोमोडेशन नहीं होगी ना लोगों की, तो कभी भी बेहतरी नहीं आएगी। क्योंकि जिस फील्ड से, जिस शोबे से जो बंदा मुंसलिक होता है, जिसमें जो अबूर हासिल कर चुका होता है, वही इंसान बेहतर तरीके से वो इन शोबों को चला सकता है, और उसमें बेहतर फैसले करने के लिए और पॉलिसीज़ बनाने के लिए वही शख्स मावन साबित होता है। मगर यहाँ पे कुछ सिचुएशन डिफरेंट है, फैसले भी डिफरेंट होते हैं, मफादात को देखा जाता है, इन्वेस्टर्स को प्रायोरिटी दी जाती है, और फिर कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि किसी गवर्नमेंट के ऊपर अगर इन्वेस्ट करते हैं बड़े पैमाने पे, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। ये चीज़ें जब तक रहेंगी तब तक ये पॉलिसीज़ हमारी बेहतर नहीं बनेंगी। हमारी पॉलिसीज़ को बेहतर करने के लिए ये तमाम चीज़ों का करना बेइंतहा ज़रूरी है। मैं समझती हूँ गवर्नमेंट किसी भी जमात की हो, मगर पॉलिसीज़ को बेहतर करने के लिए इस एक हिकमत अमली को अपनाया जाना चाहिए ताकि बेहतरी आ सके। जी, ये अभी क्वेश्चन जो है काफ़ी दफ़ा इन्होंने पूछा है कि पीटीआई के इस्लामाबाद जलसे के हवाले से खबरें आ रही हैं मोहम्मद असगर भट्टी साहब, लेकिन इसके जलसे के होने के लिए या इसके कैंसिल होने के लिए कोई एक हतमी खबर जो है वो वाज़िया नहीं सामने आ रही है, चूँकि इस वक्त जो सियासी तौर पे सिचुएशन दिखाई दे रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए अभी फिलफोर जो है ऐसा कोई भी डिसीजन सामने वाज़िया नहीं नज़र आ रहा। तो इस वजह से ये इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इससे पहले भी कुछ जलसे रखे गए थे, वो मसाल कराची में, मानसहरा में, वो मुलतवी हुए। अब यहाँ पे भी अभी इस्लामाबाद में भी कोई इस बारे में वाज़िया नहीं है।
मोहम्मद असगर भट्टी साहब ने ये फिर कहा है कि मेरे ख्याल में ये हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इस हुकूमत के पास ना अवामी ताकत है और ना ही कोई विजन है, खोखले दावे और वादे हैं। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। आप देखिए कि मैंने कल भी एक मिसाल दी थी कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है उसके 1 डेढ़ 2 माह बाद ही पता चल जाता है कि ये गवर्नमेंट जो है कितनी कामयाब है। कारोबारी हालात देखते हुए ही पता चल जाता है। मगर मैं समझती हूँ कि जब से ये गवर्नमेंट आई है बाज़ारों में जैसे झुल्लू फिर गया है, ये सिचुएशन है। और दूसरी अहम बात जो है कि ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इस वक्त इन्फ्लेशन रेट जितना बढ़ गया है और इनकी जिस तरह की पॉलिसीज़ हैं और जिस किस्म के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इमेच्योर प्रोजेक्ट मैं कहूँगी, जिसके ऊपर मेरे नहीं ख्याल में कि ये बेहतर तरीके से इन मंसूबों को कामयाबी या हतमी तौर पे ये किसी पोजीशन पे पहुंचेंगे। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि इन्फ्लेशन रेट डे बाय डे अगर इसी तर्ज से बढ़ता रहा तो मामलात जो हैं वो अवाम में बिल्कुल, ये जमात जो थोड़ी बहुत बची खुची है मज़ीद गैर मकबूल हो जाएगी और ये दुरुस्त भी नहीं है। क्योंकि मरियम नवाज ने दावा किया था कि पंजाब की तारीख में सबसे बड़ा बजट पेश किया और वो 100 दिन में उनकी कारकर्दगी आवाम के सामने लाएंगी और उनके नताइज भी जो हैं वो वाजिया नहीं है अभी तक। 100 डेज के जो मंसूबे हैं वो मैंने आपके साथ प्रोग्राम के आगाज़ में ही शुरू जो है वो शेयर कर दिए हैं। माशी माहिरीन के मुताबिक जो है महंगाई में कमी आने में तकरीबन 1 साल का वक्त लग सकता है। 2023 जून के बाद महंगाई की शरह में कमी की तवक्का है, लेकिन ये हुकूमती वादों की तकमील का वक्त माशी हालात, पॉलिसियों के नफाज और बैनुल-अक़वामी माशी सूरत हाल पर मुनहसर होता है। ये बेहतरी उस सेंस में आ सकती है, एक तो ये इन्फ्लेशन रेट को कम करें, दूसरा जो है सरमायाकारी हमारे मुल्क में फौरी तौर पे हो तो उससे बेहतरी आ सकती है, तीसरा ये डॉलर्स की कीमतों को कंट्रोल में करें। ये 3 चीज़ें अगर कंट्रोल में हुकूमत कर लेती है तो फिर ये पॉजिटिव डिलीवर कर सकती है। जी मेरे ख्याल में कोई अगर क्वेश्चन है किसी का तो मुझे आप मज़ीद बता सकते हैं। मैं काफ़ी हद तक रिप्लाई दे चुकी हूँ नाम के साथ, तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो मुझे मज़ीद बता सकते हैं आप। जी ये तो एक पर्सनल क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, बशीर खान साहब पूछ रहे हैं। जी जी ये मज़ीद क्वेश्चंस आए हैं कुछ, मैं वही रीड कर रही थी और अब उनका रिप्लाई करती हूँ कि ये अभी बशीर खान साहब ने पूछा है कि आप कहाँ से हैं। जी फैसलाबाद से हूँ। और इसके बाद नीचे और क्वेश्चंस हैं।
जी, मोहम्मद असगर भट्टी साहब ने ये डिटेल अभी बयान किया है। ये गंदम से लेके मकई तक का जो है फसल तक किसान को फी एकड़ 2 लाख का नुकसान हो चुका है। अब अगली फसल काश्त करने के लिए किसान के पास पैसा नहीं है। बिल्कुल, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसके ऊपर कल भी डिटेल बात हमारी हुई थी, आप भी मौजूद थे मेरे ख्याल में, कि गंदम का जो एक बयान जारी किया था मरियम नवाज ने कि हम मिडल मैन को बीच में फ़ायदा नहीं देना चाहते, हम करप्शन से बचाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें जो है, अब मिडल मैन तो फ़ायदा ले गया, काश्तकारों से इन लोगों ने, किसानों से गंदम खरीदी नहीं है, अब महंगे दामों खरीद रहे हैं। यानी ये सिचुएशन जो है कि जो अमीर है वो मज़ीद अमीर हुआ, जो गरीब है मज़दूर तबका है वो मज़ीद पिस गया। ये पॉलिसीज़ ही हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। इन पॉलिसीज़ की वजह से ही जो है ये इस वक्त सूरत हाल जो है उस पर पूरा मुल्क जो है उसको भुगत रहा है। तो कुछ ऐसी पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी हुकूमती सतह पे होनी चाहिए जिससे मैं समझती हूँ कि एक स्लैब होनी चाहिए कि जैसे एलीट क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, ये 3 ऐसी स्लैब्स बना के उनको मद्देनज़र रखते हुए किसी भी पॉलिसी को वज़ा करना चाहिए ताकि एक बेस्ट हिकमत अमली उन स्लैब्स के साथ बनाई जा सके और बेहतरी लाई जा सके, ताकि आम आवाम के ऊपर, एक लोअर क्लास बंदे के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट ना हो, जिससे मुश्किलात में उनके इजाफा ना हो। चूँकि वो हैंड टू माउथ लोग पहले ही होते हैं, वो कमाएंगे या ज़्यादा टैक्स पे करेंगे। अब जब टैक्स पे टैक्स आएगा तो अब लोग टैक्स पे करेंगे, बिल पे करेंगे या अपने घर में खाना पकाएंगे। ये अहम फैक्टर्स हैं। ये हुकूमती सतह पे सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। जी, मज़ीद कोई अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर आपसे इजाज़त चाहूँगी मैं। आप सब यहाँ पे शिरकत करते हैं, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पे सवालात भी करते हैं, हमारी यहाँ पे बहुत खुशी होती है कि आप एक इंटरेस्ट और इन्माक के साथ प्रोग्राम को अटेंड भी करते हैं और हम यहाँ पे अपने एक आम आदमी के लिए आवाज़ उठाते हैं, पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इंशाअल्लाह ताला अगले रोज़ दोबारा मैं यहाँ पे आपके साथ मौजूद होंगी नए सवालात के साथ। तो MD एरो ने पूछा है कि जी चोर सियासतदान की पहचान क्या है। ये तो पहचान जो है वो आपको नहीं पता, मरियम नवाज साहिबा ने हुकूमत में आने से पहले ही बता दी थी। जब आपसे टैक्सेस ज़्यादा लें, जब आपके घर बिजली के बिल ज़्यादा हैं तो समझ लो हुक्मरान चोर है। तो ये वो वर्ड्स हैं जो इन्हीं के ही हैं। अगर हम लोग दोबारा रिपीट करेंगे तो वो इनको दुखने हैं, तकलीफ़ देने हैं। तो लिहाजा वो अपनी बंदरबांट से निकलें और आवाम के मसाइल को देखें कि इस वक्त आवाम जो है वो ना तो सेहत की सहूलियात उनको मुयस्सर है, ना ही 2 वक्त की इज़्ज़त की रोटी मुयस्सर है और ना ही उनके ज़िंदगियों में आसानियाँ हैं। महकमा पास्को ने भारी रिश्वत की बस मिडलमैन को बारदाना जारी किया, खूब कमाई की। ये मोहम्मद असगर भट्टी साहब का है सवाल। देखिए, ये करप्शन जो है ये हर तबके में और हर जगह पे पाई जा रही है। ये सिर्फ इस लेवल पे नहीं है, ये
अपर लेवल से शुरू होके लोअर मिडिल क्लास तक और निचले ग्रास रूट लेवल तक आ रही है। यानी इसमें आप करप्शन को रोक नहीं सकते हैं जब तक कि हमारी हुकूमती सतह पे पॉलिसीज बेहतर नहीं होंगी। तब तक ये करप्शन को ना ख़त्म कर सकते हैं, ना हमारे मुल्क में इनकलाब आ सकता है। मोहम्मद असगर भट्टी साहब ने कहा है कि मज़े तो सिर्फ पीपीपी वालों के हैं, जो सारे आईनी ओहदे उनके पास हैं। देखिए जी, मज़े जब पीडीएम बनी थी उसमें सब ने उसी वक्त सोच लिया था, और आपको शायद याद हो कि जो जरदारी हैं, हमारे इस वक्त सदर जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने कहा था कि जी ये अगर पीटीआई की गवर्नमेंट रहती तो ये 2028 तक जाती तो हमारी बारी ना आती। तो ये पहले दो जमातें थी, ये बारियां लेती रही हैं। तो अब सिलसिला जो है ये है कि वो तमाम जो बांट है वो एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस इनकी जो अपनी पर्सनल होती है, वो सामने से एक दूसरे को नारेबाजियां दे रहे होते हैं और फिर पिछले दरवाजे पे वो सारे बांट रहे होते हैं कि किसने क्या लेना है। यही सिचुएशन चलती चली आ रही है, ये कोई नया काम नहीं है। जी इसकी डिटेल आंसर जो अभी मैंने कुछ दिया था करप्शन के हवाले से, जो इन्होंने बारदाने के हवाले से कहा था कि मज़ीद इसका डिटेल आंसर देना चाहूँगी कि बारदाना की जो फ़रोख्त है वो करप्शन के इल्ज़ामात बहुत सारे मुख्तलिफ शहरों में जो है वो सामने आए हैं। तो इसमें किसानों ने जो है वो एहतजाज भी किया। इसकी जो सिंध असम्बली में बारदाने की बर वक्त फराहमी यकीनी बनाई जाए और करारदाद मंजूर भी की गई। ये मामलात जो हैं ये कहते तो हैं लेकिन फिर पेंडिंग हो जाते हैं, नए मामलात शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें जो हैं बहुत कंसीडर करती हैं कि जो भी अगर बात है उसको फौरी तौर पे जो जी ऐसा है कि अगर मज़ीद ये हिना तालब ने क्वेश्चन पूछा है कि महंगाई मज़ीद हो सकती है, अगर मज़ीद रेट्स में इजाफा होता है, मिसाल पेट्रोल के रेट में या बिजली के यूनिट्स में जो अभी मैंने आपको बताया है, तो अगर रेट बढ़ जाता है तो मज़ीद इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ जाएगा, यानी हर चीज़ के ऊपर वो असरअंदाज होगा। जी बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ़ आवरी का। उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह हमारे प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और आप सब ने वक्त दिया अपना, तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा से यहाँ कल नए मौजू के साथ आप सबके साथ मुलाकात होगी। और आप लोगों से जाते जाते ये कहना चाहूँगी कि आप यहाँ पे जब प्रोग्राम में एंटर होते हैं तो इसको कोशिश किया करें, रीशेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इसमें ऐड हों, और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करें बदलता ज़माना बाय मैमूना हुसैन, ताकि आप वहाँ पे भी हमारे एनालिस्ट के साथ टॉक शोज़ देख सकें। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से कि आपने यहाँ पे शिरकत की। खुदा हाफिज़।